बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां दुकानदार मंटू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं। दुकानदार मंटू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। कटैया थाना क्षेत्र के गौरा इलाके के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद अपराधी यूपी की तरफ भाग निकले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोपालगंज से, जहां एक दुकानदार मंटू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। समस्तीपुर के महिला आईटीआई कॉलेज मोरदीवा मतगणना केंद्र के बाहर जमकर हंगामा हुआ है। मतगणना में गड़बड़ी और रीकाउंटिंग की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने पुलिसकर्मी पर पथराव भी किया है, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीकाउंटिंग के लिए मांग करते हुए एकजुट हो गए, उसको रोका गया। उसी पर मेन गेट के कर्मचारियों पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करते हुए, बैरियर को तोड़ते हुए अंदर मेन आईटीआई कॉलेज कैंपस तक चला गया। इसके दरमियान में हम लोग कंट्रोल रूम में थे। कंट्रोल रूम से जितने भी बल थे वो लोग हम लोग मूवमेंट किए, जिसमें मतलब हमारा 4 जवान को ईटा पत्थर की चोट से गंभीर रूप से घायल हो गए। वही वोट के लेके हुआ था, वो गिनती में क्या हुआ हार जीत वही मैटर पर वो सब झंझट किया। वहाँ पर क्या किया वो लोग आया, रोड़ा पत्थर चलाना शुरू कर दिया। कितने लोग आप लोग घायल हुए? 3 आदमी, होमगार्ड के द्वारा? एक होमगार्ड का, 2 डीएपी का। बिजली किल्लत पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिजली की समस्या तो है, लेकिन आपूर्ति की पूरी कोशिश की जा रही है और सरकार लोगों को बिजली खरीदकर उपलब्ध करा रही है। सीएम ने कहा कि पिछले 5 दिनों में 570 लाख यूनिट बिजली की खरीदारी हुई है, जिसमें करीब 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि समस्या सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी है। अब 5 दिनों में विद्युत एक्सचेंज से लगभग 570 लाख यूनिट बिजली की खरीद की गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 90 करोड़ रुपया। अब उसके चलते जो उक्त खरीद के पश्चात पीक आवर में लगभग 5500 से 5600 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो, मतलब पैसा ज़्यादा लग रहा है। जो हम लोगों का जिससे तय था, या तो एनटीपीसी का या प्राइवेट जो जितने हैं इसमें उनके साथ जो तय हुआ था, तो जो कम मिलने लगा तो फिर दूसरी जगह से इन लोगों ने जो खरीद शुरू किया है इसके लिए, अपने लोगों के लिए, उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन किया जा रहा है। ये तो हमेशा कहा ही जाता है कि देखभाल करनी है और लोगों की ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, तो कर रहे हैं। समस्या तो है ही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहाँ से आपूर्ति होती थी वहाँ उनका उतना उत्पादन नहीं है। कोई कारण है जिसके चलते ये स्थिति है। तो कोई और ऐसी बात नहीं है कि कोई बिहार की स्थिति, ये सब जगह की स्थिति। एक बात साफ है कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है, अब उसके लिए जो काम कर रहा है, तो जो डिपार्टमेंट बता रहा है कि अब लगता है कि 1 माह में चालू हो जाएगा बरौनी ताप विद्युत केंद्र का, मतलब इकाई संख्या 6 के बारे में, और इकाई संख्या 9 जो है उसके बारे में है कि काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, 10 दिन में चालू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आज ही रिपोर्ट किया है। हम लोगों ने कहा कि भाई कहाँ क्या स्थिति है, पूरी जानकारी दीजिए। देश में कोयला की कमी के कारण बिजली उत्पादन कम होने की खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। बाढ़ एनटीपीसी में कोयले की कोई कमी नहीं है और यहां यूनिट 4 से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जा रहा है। कार्यालय के डिस्प्ले बोर्ड से पता चल रहा है कि यहां 660 मेगावाट बिजली उत्पादन में समस्या बिल्कुल नहीं है। प्लांट की बात है, 63% अपने क्षमता पर चल रही है और एक यूनिट जो यूनिट 5 है ओवरहॉलिंग होने के कारण अभी उसकी मरम्मत का काम चल रहा है, और यूनिट जो 4 है वो 100% अपना उत्पादन क्षमता पर चल रही है। और उससे जो भी उनकी देश में बिजली की किल्लत के बीच एक बाढ़ एनटीपीसी सुखद खबर ये आ रही है
कि बाढ़ एनटीपीसी में कोयले की कोई कमी नहीं है। एनटीपीसी लगातार अपना जो क्षमता है 660 यूनिट का, वो हर दिन प्रोडक्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पर दिखा रहा है, सामने दिख रहा है 653.7 अप डाउन जो कर रहा है, यानी 660 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन करने में एनटीपीसी कहीं कमी नहीं रख रही है। और हम अभी खड़े हैं एनटीपीसी के कार्यालय में, जहां सब कुछ आप देख रहे हैं कि कैसे बिजली का उत्पादन और कैसे मॉनिटरिंग किया जा रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन से बातचीत करने पर यह मालूम चला कि जितनी सरकार को बिजली की ज़रूरत है, बिहार सरकार को उतना एनटीपीसी मुहैया करवा रहा है। यानी कोई घबराहट या कोई बेचैनी की बात नहीं है। बिहार के लिए काफ़ी सुखद समाचार है कि बाढ़ एनटीपीसी है जो बिजली की कमी को पूरा करेगी। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। आज जनता दरबार में नीतीश कुमार नाम के 2 आवेदक आए। कैमूर का एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर सीएम नीतीश के पास पहुंचा। उनसे जैसे ही कहा कि मेरा नाम नीतीश कुमार है, सीएम हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आप भी मेरा ही नाम रख लिए। अधिकारियों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा कि आजकल बड़ा नाम रख रहा है। सर, मैं नीतीश कुमार नाम है मेरा और मैं कैमूर जिला के महुआ से मेरा ही नाम आप रखे आजकल बड़ा नाम हो गया। सर, मैं नीतीश कुमार नाम है मेरा और मैं कैमूर जिला के महुआ से मेरा ही नाम आप रखे आजकल बड़ा नाम हो गया। जनता दरबार में शिवहर से आए एक लड़के ने अनोखा मामला उठाया है। उसने सीएम से मैट्रिक सर्टिफिकेट पर लड़की की तस्वीर लगाने की बात बताई, जिस पर सीएम चौंक गए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर सचिव को फोन लगाकर जल्द से जल्द इसे सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को भी बुलाने के निर्देश दिए। मैट्रिक का डॉक्यूमेंट में सर लड़की का फोटो आ गया हुआ है सर। क्या मैट्रिक डॉक्यूमेंट में सर, पूरे डॉक्यूमेंट में सर फोटो की जगह लड़की का फोटो सुधार के लिए दिए हुए थे पोस्ट ऑफिस में सर। जी सर, फोटो क्यों फोटो सुधार नहीं हो रहा है सर। सर्टिफिकेट में आजकल फोटो दिया जाता है सर। सर्टिफिकेट में फोटो गलत दिया है। यस सर। अच्छा, पास आप किए? जी सर। पास आप यस सर, हम अब फोटो लड़की का लगा दिया। कहाँ से पास? कहाँ से? शिवहर में। ये जो पास किया तो इसकी जगह पर फोटो में लड़की का फोटो, ये तो कमाल चीज है। ऐसे कैसे क्यों हुआ? माध्यमिक नहीं, इसी का फोटो है जो आपका है ना, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 2016 तो है सामने। जरा दिखवाइए तो इसको। ये आप बुलाते क्या नहीं इसको? माध्यमिक विद्यालय परीक्षा वाले को बुलवाया करिए। दोहराते हैं सर मुझे सर। है बड़ी, तो तुरंत कहिए, दिखवाइए। जनता दरबार में समस्तीपुर से आए एक छात्र ने अपनी समस्या रखी। छात्र ने 2017 में मैट्रिक पास होने के बाद भी प्रोत्साहन राशि नहीं देने की शिकायत की, जिसके बाद सीएम नाराज दिखे। उन्होंने पिछड़ा विभाग के सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुलाने के निर्देश दिए। दोनों सचिव के हाजिर होने के बाद मुख्यमंत्री ने जल्द ही समस्या दूर करने के निर्देश दिए। वर्ष 2017 में मैंने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के बाद जो प्रोत्साहन राशि मंत्री जी के द्वारा दिया जाता है, वो राशि मुझे अभी तक। ऐसा क्यों? सर, शिक्षा विभाग ऑफिस में पूछने पर वहाँ से हटा दिया जाता है, धक्का मार के निकाल दिया जाता है बाहर। जरा ओबीसी के सेक्रेटरी को बुलाइए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मिलेगा। बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, तो इसके लिए प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं मिली? होना चाहिए। देख लीजिए, तुरंत देखिए। अब कोई भी चीज दीजिए। 17 की बात। अपने हुंकार से गलत करने वालों का थर्रा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। बिहार के उस लाल को उनकी जयंती पर पूरा देश नमन कर रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम के साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। पीएम ने ट्वीट करके लिखा कि भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाले व्यक्तित्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने और सामाजिक उत्थान के लिए न्योछावर किया है। हम सब उनके आदर्शों से बेहद प्रभावित हैं।
पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। आयकर गोलंबर पर जयप्रकाश की प्रतिमा पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि जेपी का जीवन पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्पित रहा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव और कई नेता इस राजकीय समारोह में शामिल हुए और जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर नमन किया। सीएम नीतीश कुमार जेपी के आवास चरखा समिति भी पहुंचे और वहां जेपी से जुड़ी यादों को उन्होंने ताजा किया। सीएम नीतीश ने कहा कि जेपी के विचार और उनसे मिली सीख के आधार पर ही वो आज भी काम कर रहे हैं। चरखा समिति पहुंचने पर सीएम नीतीश को अपनी युवावस्था की याद आ गई और उन्होंने जेपी मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि छात्र जीवन में वो कई बार चरखा समिति पहुंचे थे और वहां घंटों मीटिंग चलती थी। हम लोग युवावस्था में, और जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट उसका नामकरण हुआ, तो यही कमरा है ना, इसी में हम लोग 15-16 मेंबर उसके थे, यहीं पर मीटिंग होती थी। कितना बार आए और बाद में उनका आवास का ये कमरा बगल का था। हमको सौभाग्य है कि हमको बहुत स्नेह करने लगे, मानने लगे, तो कई बार हमको 77 वगैरह में भी आकर के यहाँ पर भी हम उनका दर्शन किए, वैसे सामने भी बैठते थे। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखे, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कौन थे, इसका एक ओजपूर्ण परिचय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों से मिलता है जो उन्होंने 1946 में जेपी के जेल से रिहा होने के बाद लिखी थी और पटना के गांधी मैदान में जेपी के स्वागत में उमड़ी लाखों लोगों के सामने पढ़ी गई थी। कहते हैं उसको जयप्रकाश जो नहीं मरण से डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में स्वयं कूद जो पड़ता है जयप्रकाश वो जो ना कभी सीमित रह सकता घेरों में, अपनी मशाल जो जला बांटता फिरता ज्योति अंधेरे में, आते ही जिसका ध्यान दीप्त हो प्रतिभा पंख लगाती है, कल्पना ज्वार से उद्वेलित मानस तट पर थर्राती है। वह सुनो भविष्य पुकार रहा, वो दलित देश का त्राता है, स्वप्नों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। तेज प्रताप यादव ने जेपी की जयंती पर जनशक्ति यात्रा कर एलपी मूवमेंट का आगाज कर दिया है। करगिल चौक से तेज प्रताप पैदल ही अपने समर्थकों के साथ जेपी आवास चरखा समिति पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तेज प्रताप ने कहा कि जिस तरह से जेपी ने छात्रों को एकजुट कर आंदोलन किया था, उसी तरह वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के मुद्दे पर लालू प्रसाद मूवमेंट के जरिए छात्रों को एकजुट करेंगे। हम बोलना चाहते हैं कि लोकनायक जी की आज प्रतिमा है, जिसमें हमने माल्यार्पण करने का काम किया है और शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन छेड़ने का काम किया था, उसी तरीके से हम पूरे तरीके से एलपी मूवमेंट, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट चलाने का काम करेंगे। क्या आप अपनी पार्टी को भी इसी तरह मजबूत करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपने पदयात्रा निकाली है? हमारी जनता ही हमारी पार्टी, हमारे छात्र ही हमारे संगठन, इसलिए पूरे तरीके सब है। खबर थी कि तेज प्रताप यादव मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेकर जनशक्ति यात्रा का आगाज करेंगे और इसी को लेकर राबड़ी आवास के बाहर भीड़ भी जमा थी, लेकिन तेज प्रताप का काफिला आवास के बाहर से रफ्तार के साथ गुजर गया। तस्वीरें हम आपको आंखें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे तेज प्रताप यादव गाड़ी के ऊपर से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने मां राबड़ी देवी से मुलाकात नहीं की और एलपी मूवमेंट का आगाज कर दिया। अपने लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ पे देखिए वो निकल चुके हैं। आरजेडी से अलग तेज प्रताप की जेपी जयंती और यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको अधिकार है, सबको इसके लिए शुभकामना है।
भक्त चरण दास कह रहे हैं कि अगर आपने कैंडिडेट वापस नहीं लिया तो गठबंधन टूट जाएगा। हमको बात हम लोगों ने कह रहा था, बात हम लोगों ने किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर के जरिए स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सेदारी ली है। ये कंपनी शाहपुरजी पालुनजी समूह और खुर्शीद यदजवी दारूवाला परिवार का एक संयुक्त उद्यम है। इससे पहले रिलायंस ने रविवार को ही नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप से आईईसी सोलर होल्डिंग्स एएस यानी आरईसी ग्रुप की 100% हिस्सेदारी खरीदी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस सौदों पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये सौदे हरित ऊर्जा बनाने में रिलायंस के लक्ष्य को प्राप्त करने, नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों को और परिचालन क्षमताओं में निवेश करने की हमारी रणनीति के अनुरूप है। साथ ही पीएम मोदी के साल 2030 का भारत में 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य में करीब 100 गीगावाट का बड़ा योगदान देंगे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने नई दिल्ली में गरवी गुजरात भवन का दौरा किया। यहां उन्होंने गुजराती संस्कृति, कला और हस्तकला का जायजा लिया। उन्होंने डेनमार्क और गुजरात के बीच लंबे सहयोग को भी याद किया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का स्वागत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। गरवी गुजरात भवन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने लोक कला के बारे में जानकारी ली, साथ ही झूले पर भी बैठकर आनंद लिया। पटना में एक बार फिर रावण दहन कार्यक्रम होगा। इस बार गांधी मैदान की जगह कालिदास रंगालय में रावण दहन कार्यक्रम किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ कोरोना का पुतला भी जलाया जाएगा और सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है और विजयादशमी के दिन लोग रावण वध देखने के लिए पटना में दूर दूर से आते हैं और ऐतिहासिक गांधी मैदान में हर साल रावण वध का कार्यक्रम होता है। इस बार भी रावण वध का कार्यक्रम होगा, लेकिन अंतर सिर्फ ये होगा कि इस बार गांधी मैदान की जगह कालिदास रंगालय में रावण वध का आयोजन किया गया है। और इस वक्त हम आपको पुतला दिखा रहे हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का। इस बार पुतले की साइज काफी छोटी कर दी गई। जाहिर सी बात है, गांधी मैदान में होता था तो 80 फीट, 90 फीट और 70 फीट का मेघनाद, रावण और कुंभकर्ण का पुतला बनता था और जिसमें जबरदस्त आतिशबाजी होती थी। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से गांधी मैदान में नहीं आयोजन किया जा रहा है और कालिदास रंगालय में आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ इसके आयोजक कमल नोपानी जी भी मौजूद हैं और कमल नोपानी जी बताएंगे कि पूरी तैयारी इस बार क्या कुछ है। कमल जी, आप अभी बताइए, इस बार रावण का साइज सर काफी छोटा हो गया है। रावण का देखिए सर, पिछले 2 साल से जो देश ने पूरे कोरोना काल को झेला है और एक संवेदनशील संस्था श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट और प्रशासन के साथ बैठक के बाद ये निर्णय हुआ कि ठीक है, कार्यक्रम आप लोग करिए लेकिन थोड़ा सा हिसाब से करना होगा। तो इसलिए कालिदास रंगालय बिहार आर्ट थिएटर यहाँ के लोकल कलाकारों के सहयोग से हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। और इस बार रावण का साइज कितना है, मेघनाद का साइज कितना और कुंभकर्ण का साइज कितना, जरा ये भी बता दें। और खासियत क्या है इस बार के पुतले में? रावण जी अब की बार 15 फीट के हैं, मेघनाद जी 13 के, कुंभकर्ण जी 12 के और अब की सबसे बड़ी विशेषता है कोरोना का भी एक पुतला हम लोग दहन कर रहे हैं जिसकी हाइट 10 फीट होगी। कमल जी, जो घर में इस बार तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि दर्शक आ सके, तो जो दर्शक रावण वध का कार्यक्रम देखना चाहते हैं वो कैसे देख पाएंगे? वो अब की और अच्छी बात है, घर बैठे लोग देखें रावण वध, रामलीला और भक्त मिलाप का तीनों दिन तो ये लाइव टेलीकास्ट होगा सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है। तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे वो घर बैठे रावण वध का कार्यक्रम देखने वाले हैं और सोशल मीडिया का फोरम क्या होगा बहुत जल्द दशहरा कमेटी की तरफ से उसे जनता के सामने लाया भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है, रावण वध की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंतजार है विजयादशमी का, जब पटना के कालिदास रंगालय में रावण वध का कार्यक्रम होने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। मिल्क मैनेजमेंट को लेकर किसानों की बैठक की ये तस्वीर गुजरात के खेड़ा जिले के समरखा गांव में 4 जनवरी 1946 को ली गई। किसान दूध आंदोलन से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी भाई देसाई को सहकारी समितियों की तैयारी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन की अगुवाई के लिए गुजरात भेजा। इस बैठक में ही अमूल आंदोलन की नींव पड़ी और भारत में श्वेत क्रांति के सपने ने आकार लिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।